स्टडी विद शरण आईएएस की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। ये आज की जो क्लास है वो नागार्जुन की एक कविता है अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद इसकी व्याख्या और समीक्षा पर है। यहाँ पर इसमें हम इसकी व्याख्या करेंगे और इसकी समीक्षा भी। एक छोटी कविता है 8 लाइन की, लेकिन जितनी छोटी है उतनी ही तीखी है, उतनी ही तेज है, प्रखर है, मुखर है, जो भी आप कह लीजिए। इस कविता की पहले पृष्ठभूमि के बारे में बता दें। नागार्जुन को हम जानते हैं कि प्रगतिवाद के प्रोडक्ट हैं, या प्रगतिवाद के ये प्रगतिवाद के कह सकते हैं कि पथ प्रदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक की तरह हैं और आधुनिक साहित्य के कबीर हैं। इस कविता की जो पृष्ठभूमि है ये 1957 की बात है। 1957 में लिखी गई थी। 1957 में इसी दौरान, इसी के आसपास इन्होंने लिखा था इस कविता को, जब भारत स्वतंत्र हुआ था। लेकिन जैसे तूफ़ान और बाढ़ आती है तो बहुत सारी आपकी सुंदरता को बहा ले जाती है, सारी समृद्धि को बहा ले जाती है, उड़ा ले जाता है, बहा ले जाती है। तो बचता है केवल कूड़ा। वही कूड़ा हिंदुस्तान में बचा हुआ था अंग्रेज़ों के जाने, उनके शोषण, उनके जाने के बाद वो बचा हुआ था। उसी की पृष्ठभूमि पर इन्होंने लिखा है अकाल और उसके बाद। ये कविता सबसे पहले जब उन्होंने सुनाया था ये 1957 में डॉक्टर नामवर सिंह जी ने एक सम्मेलन, प्रगतिशील लेखकों का एक सम्मेलन इलाहाबाद में आयोजित करने का फैसला किया और उसमें पूरे देश भर के जो प्रगतिशील संघ के लेखक थे उनको बुलाया गया। ये प्रगतिशील लेखक थे या जो भी लेखक थे उनको बुलाया गया। लेकिन जो गैर प्रगतिशील थे उन लोगों ने इसे कम्युनिस्टवादी और राजनीतिक बताया और उन्होंने कहा कि ये लेखक या प्रगतिशीलता के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं कम्युनिस्ट। तो ये कम्युनिस्ट की संकीर्णतावादी नीति का इन्होंने इस सम्मेलन को बताया कि कम्युनिस्ट की संकीर्णतावादी नीति का परिणाम है और इसलिए इसमें जाना नहीं चाहिए। इन्होंने मना भी किया लोगों को सम्मेलन में जाने से। बहुत सारे जो लेखक थे उनको मना भी किया, जो बाहर के जितने भी लेखक थे उनको इलाहाबाद आने से मना किया। इसी दौरान इन लोगों ने, जैसे कमलेश्वर भी थे, जोशी जी थे, कमलेश्वर थे, जोशी थे, नामवर सिंह जी थे ही, तो इन लोगों ने अपने एक ग्रुप बनाया। वो हर क्षेत्र में, हिंदी भाषी क्षेत्र में जा कर के लोगों को तैयार करें कि वो ऐसी कोई बात नहीं, ये केवल प्रगतिशील लेखक संघ का एक सम्मेलन है। इसमें आने से हम लेखन के दौर के बारे में चर्चा करेंगे, लेखन की जो दिशा है, दशा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में है। इसमें सुमित्रानंदन पंत जी जैसे सर्वमान्य कवि भाग ले रहे हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे समीक्षक भाग ले रहे हैं। तो इसलिए इसमें राजनीति जैसी, संकीर्णता जैसी कोई बात नहीं है। और जो पटना के हिस्से में, चूँकि नागार्जुन जी बिहार के ही थे तो पटना के हिस्से में आया। पटना जिनको जाना था वो थे मार्कंडे जी। ये नई कहानी के प्रगतिशील कथाकार थे। इनको वहाँ जाकर के मोटिवेट करना था कि ऐसी कोई बात नहीं है और उनके मन से इस वहम को निकालना था। कम्युनिस्टी राजनीति का ये सम्मेलन है और इसके द्वारा राजनीति की जा रही है। इसको निकालने के लिए मार्कंडे जी पटना है। उस समय नागार्जुन जी मछुआ टोली के एक पंडुई कोठी में रहते थे। पंडुई कोठी थी मछुआ टोली में, उसी में एक कमरे में वो रहते थे। उसी के बाहर थोड़ा सा जगह थी और जब मार्कंडे जी को आना हुआ तो इनसे इन्होंने संपर्क किया और संपर्क करने के बाद बोला कि नागार्जुन जी ने लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया ताकि यहाँ पर एक सम्मेलन, उनके घर के बाहर ये सम्मेलन हुआ, एक मीटिंग हुई और उसमें सभी लेखक समीक्षक आए। यहीं पर इन्होंने इस कविता को, अकाल और उसके बाद कविता को सुनाया था पहली बार। यहीं पर संभवतः पहली बार यहीं पर सुनाया गया था। इस कविता को जब मार्कंडे जी ने सुना तो वो इतने विस्मित हुए। उन्होंने इतना तीखा, इतना सहज, इतना यथार्थ, इतने कम शब्दों में कभी सुना ही नहीं था। उन्होंने इसको 4-5 बार नागार्जुन जी से सुना। बाद में एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ ये अकाल और अकाल दो चित्र के नाम से।
किस नाम से प्रकाशित हुआ? अकाल दो चित्र। इसमें दो चित्र इसलिए कि भी कविता आप देखेंगे तो पहली 4 लाइन में अकाल का विवरण है, विभीषिका बताई गई है, अगले में जो उसके अकाल से उबरने की जो चित्र है वो दिया गया है। तो अकाल दो चित्र इसीलिए अकाल दो चित्र, लेकिन बाद में जब इनके कविता संग्रह में वो प्रकाशित हुआ तो अकाल और उसके बाद इस कविता का नाम हो गया। यहीं पर वो कविता प्रकाशित हुई। और हालांकि ये दोनों चीज़ें आप दोनों अभी व्याख्या जानने के बाद देख पाएंगे कि कौन सा से बाद में नागार्जुन जी ने ही इसका नाम अकाल और उसके बाद कर दिया था। और इसके बाद 1959 में छपा जो कविता संग्रह आया, तो उसमें अकाल और उसके बाद कर दिया गया। ये कविता जो है, सब पहली 4 लाइनें जो हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। लिख दे रहे हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ठीक। और अगली 4 लाइनें, ये 4 एक ही लाइन है यहाँ से यहाँ तक। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। अब अगली 4 लाइन है, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, दिनों के बाद धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पाखे, कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। ये अगली 4 लाइन है।
दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, और कौवे ने खुजलाई आंखें कई दिनों के बाद। यहाँ हमने बताया कि एक तूफान के बाद जो शेष बचता है वो भयावह होता है। ये अकाल उसी भयावह अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी भयावह होता है, और उसमें सुधारात्मक जो प्रक्रिया होती है बहुत कम थी, या कह सकते हैं कि नहीं के बराबर थी, लोगों की पहुंच नहीं थी। ये एक तो ऐसा तबका होता है जो गरीब ही रहना चाहता है, या उनकी गरीबी लोग देखते हैं, लेकिन एक मध्यवर्गीय तबका जहाँ पर रोज़ चूल्हा जलता है, रोज़ दिया जलता है, यहाँ पर अगर गरीबी आती है, यहाँ पर चूल्हा नहीं जल रहा, दिया नहीं जल रहा, इसका मतलब है कि जो गरीब तबका है, जो एकदम से अकिंचन है, भीख मांग कर खाता है, या इस तरह से सड़क किनारे आवास है उसका, बेसहारा होकर घूमता है, किसी तरह से इधर उधर खाना खाता है, तो उसकी क्या हालत होगी यहाँ से अंदाज़ लगा सकते हैं। जो खाता पीता घर है, जहाँ पर रोज़ चूल्हा जलता है, रोज़ जो है दिया जलता है, तो वहाँ पर अगर ये हालत है तो क्या स्थिति है। पूरे देश की भयावहता का अंदाज़ा यहाँ से हो जाता है। पहली लाइन है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। मतलब यहाँ पर किसी व्यक्ति का वर्णन नहीं है, घर में रहने वाले किसी व्यक्ति का वर्णन नहीं है, चूल्हे का है। चूल्हा रोया और चक्की रही उदास। चूल्हा इसलिए रोया कि वो जला नहीं, उसका काम है जलना, खाना पकता है, तो जो घर वाले हैं उनको खाना नहीं मिला और उसी का गम है। ये चूल्हा रोया मतलब यह है कि पूरे घर की व्यथा को वो चूल्हा बता रहा है। इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से इस चूल्हे को, चूल्हा रोया और लिख करके उन्होंने पूरे घर की व्यथा को, कथा को प्रतिबिंबित कर दिया। चक्की रही उदास, चक्की इसलिए उदास रही कि इस पर जो है गेहूँ पीसा जाता चक्की पर, तो वो भी नहीं पीसा गया। जब पीसा नहीं गया तो वो भी उदास है, और लोगों को इसका मतलब रोटी नहीं मिली है, रोटी ही मुख्य होती है, रोटी नहीं मिली है, इसीलिए ये भी उदास है। और इसकी उदासी पूरे घर की, पूरे समाज की, पूरे देश की उदासी व्यक्त कर रही है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। अब कानी कुतिया का देख लीजिए, अगर अमीर आदमी है तो क्या पालेगा, लेब्राडोर पालेगा, जर्मन शेफर्ड पालेगा, उसके घर में वो कुत्ता रहेगा, वो कुतिया रहेगी। लेकिन कानी कुतिया कौन सी है? जैसे चक्की चूल्हा जब नहीं रोया तब तो उसको, जैसे गरीब आदमी जो होता है या निम्न मध्यवर्गीय आदमी होता है, चूल्हे पर खाना जहाँ बनता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बनता है, भले ही उज्ज्वला योजना के तहत तमाम सारे बांटते, लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्रों में चूल्हे का सिलेंडर का पैसा उनके पास नहीं होता, तो क्या होता है, चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। और बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं मिला तो वो चूल्हे पर ही खाना बनता है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत सारे सुदूर क्षेत्रों में चले जाए तो वहाँ पर चूल्हे पर खाना बनता हो, आज भी मिल जाएगा। और ये तो 1957 की बात है। तो चूल्हा जो बनता है, तो मान लिया जब बनता खाना, बहुत बड़ा घर तो होता नहीं है, एक दो कमरे का होता है, एक ओसारे में खाना बनता है। उस ओसारे में जहाँ होता है वहाँ पर कुत्तों की पहुँच होती है। वो कुत्ता जा कर के ओसारे के बाहर जो चौखट होता है उसे सिर रख के बैठता। अब वहीं देखता रहता है, लेकिन देख रहा है कि चूल्हा जल ही नहीं रहा, चक्की चली नहीं रही है, तो वहाँ थोड़ी गर्मी मिली उसे। जब उससे नहीं रहा गया तो गया वहीं पर बैठ गया। कौन है, कौन सा कुत्ता है? कानी कुतिया। गांव में जो, या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के पास जो कुत्ते होते हैं, उनके पास उनकी देखभाल तो होती नहीं है कि उनको किलनी ना हो या और कोई रोग ना हो, तो उसमें तमाम सारे रोग, उनके बाल गिरे हुए होते हैं, कानी होती है, मतलब बहुत ही दीनहीन कुत्ते होते हैं जो उसी एक दो रोटी पर पलते हैं, जो खाने के बाद कौरा दिया जाता है उनको, उसी पर पलते हैं। तो वो जा कर के वहाँ पर, उसको भी बर्दाश्त नहीं हुआ, भूख अपनी बर्दाश्त नहीं हुई, वो जा कर के वहाँ बैठा, क्योंकि जब वो ही नहीं खा रहे हैं तो ये कहाँ से खाएगा। सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। अब जब चूल्हा चक्का जल नहीं रहा तो उसकी देखभाल तो कोई करेगा नहीं, वहाँ कोई आएगा ही नहीं, तो इसलिए कुत्ता वहाँ बैठा है, और इसीलिए वहाँ पर दिया भी नहीं जलेगा। क्यों जलाने की क्या ज़रूरत है? जलाएगा तभी जब उसमें कुछ बनेगा, चावल बीनेगा आदमी, आटा गूँथेगा, सब्जी चढ़ाएगा, तब तो चलेगा। कुछ नहीं हो रहा तो वहाँ पर दीपक भी नहीं जला। दीपक नहीं जला तो पतंगे नहीं आए, पतंगे नहीं आए तो छिपकलियाँ भूख से तरफ बिलबिला रही हैं, घूम रही हैं इधर उधर। लगी भीत पर कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। चूहे उसी दाने को, जो एक दो दाने गिर जाते थे या आदमी जब खा करके छोड़ देता था, तो वहाँ पर चौके पर जो दाने गिरे होते थे उन्हें खा के वो परेशान घूमता रहता था, लेकिन हालत रही शिकस्त। यानी वो भी बेचारे पस्त हैं, उनको भी धमा चौकड़ी मंगा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, वो भी भूख से बिलबिला रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, हालत रही शिकस्त।
यहाँ पर शिकस्त पर कुछ विद्वानों ने वो किया है, जैसे ऑब्जेक्शन किया है कि शिकस्त शब्द नहीं होना चाहिए, लेकिन बिहार में एक आम मुहावरा है कि आजकल उनकी हालत शिकस्त है, तो ख़राब स्थिति को यहाँ व्यक्त करता है शिकस्त। कई वहीं से उन्होंने, नागार्जुन जी ने वहीं से इसको ले लिया। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, अकाल। और उसके बाद ये नागार्जुन जी की बहुत फेमस कविता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आइए दूसरे पंक्ति पर। ये है अकाल की भयावहता कितने मार्मिक ढंग से यहाँ बताई गई है कि आप उस परिवार की नहीं, इस 4 लाइन के बहाने पूरे देश में अकाल की भयावहता का अनुभव कर सकते हैं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, यानी डूबते को तिनके का सहारा। यहाँ पूरा बोरी नहीं आई है, अनाज की बोरी नहीं आई है। गरीब आदमी जो अकाल है, अकाल में जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, इस अकाल में जो आया है, दाने आए घर के अंदर में, कुछ दाने आए हैं या कुछ ही, मतलब आधा पेट उनका भर जाए या तिहाई पेट भर जाए, सब लोग थोड़ा थोड़ा पा जाएं, बस जीवित हो जाएं फिर से। जो उनकी भूख है, चूल्हा चक्की है, थोड़ी सी जल जाए, बस उतना ही आया है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, उसकी वजह से चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। उसी दाने से बोरी नहीं आई है, 2-4 ट्रक नहीं आया है अनाज, इसी कुछ दानों की वजह से, चूँकि उनकी भूख इससे क्षुधा कुछ शांत होगी, उसकी वजह से ये जो है चमक उठी घर भर की आंखें। उन्हीं यहाँ जो दूसरी लाइन में, दूसरे 4 लाइन में व्यक्त किया गया है कि व्यक्ति उनकी आंखों के माध्यम से ही उस परिवार का खुशी व्यक्त कर दी गई है कई दिनों के बाद। अब उन दानों की क्या अहमियत है, वो पूरी वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की प्रकृति ही खुश हो गई। कैसे खुश हो गई देखिए, उन दानों से उस प्रकृति ही नहीं, पूरा देश उन दानों से खुश हुआ। अगर कुछ दाने किसी को मिले हैं, पूरा देश खुश हो गया। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। अब जब धुआं उठा, आग जलेगा तो वहाँ दीपक भी जलेगा। दीपक के बिना तो आग जलेगी नहीं, दीपक जलेगा, उजाला रहेगा, तभी तो आदमी काम कर पाएगा। तो जब उजाला होगा तो क्या होगा, पतंगे आएंगे और छिपकली भी, उसको कुछ मिलेगा। चूल्हा चक्की जब चलेगी तो इसका रोना बंद होगा, उदासी इसकी जाएगी, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। चूहों के तो कुछ दाने ये भी पाएंगे, तो ये भी शांत रहेंगे, ये भी, इनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और यहीं तक नहीं, जब धुआं उठता है आंगन के ऊपर, तो बाहर जो मुड़ेर पर, गांव में चले जाइए तो मुड़ेर पर अक्सर कौवे बैठे रहते हैं। एक कहावत है कि मुड़ेर पर अगर कौवा बोलता है तो अतिथि के आगमन की सूचना वो देता है। तो यहाँ पर वही स्थिति है कि चमक उठी घर भर। वो मुड़ेर पर बैठा कौवा देख रहा, कई दिन से नहीं भूखा वो भी है, और कौवे ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। अपने पंख, जैसे कौवा खाना खाता है, कहीं चोंच से खाता है तो अपना चोंच पोंछता पैर पंजों से उससे, लेकिन खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। धुआं देख करके उसने, मतलब उसको भी इतनी अहमियत पता है, उसको भी ये पता है कि अब खाना अगर पक रहा तो कुछ दाने मेरे भी हिस्से आएंगे। वो भी भूखा है, उसे पता है, तो वो पहले ही अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है, अपनी पंख खुजला रहा है, पंख फैला रहा, खुजला रहा उसको कि बस सब ज़्यादा सब्र नहीं है, ज़्यादा देर नहीं है, कुछ दाने हमको भी मिलेंगे। कौवे ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद, यानी पूरी प्रकृति उस अकाल की विभीषिका इतनी भयावह है कि उसमें जीव जंतु, आदमी तो आदमी, जीव जंतु भी परेशान हैं, वो भी मर रहे हैं। और हुआ भी ऐसा है कि जब अकाल पड़ता है तो उसमें जीव जंतु का, आदमी ही नहीं, जीव जंतु भी उसकी चपेट में आए और बहुत बुरी तरह चपेट में आए हैं। और इन 8 लाइनों के माध्यम से नागार्जुन जी ने उसकी भयावहता को इतनी बेहतर तरीके से बताया है कि ये उनके समय में ही एक क्लासिक कविता बन गई। और आज भी इस स्तर की कविता इतने कम शब्दों में इतनी व्यापक विभीषिका को दिखाने में असमर्थ है। डिसास्टर की, भयावहता की या अकाल की इतनी अच्छी कविता आज तक कोई लिख नहीं पाया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।